हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी गवर्नेंस में और लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स भी परेशान थे और इंडियंस भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे थे। तो फिर 1925 में क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकिनहेड, उन्होंने चैलेंज करा इंडियंस को कि भैया आप इतनी सारी हम कोई भी कानून लेकर आते हैं, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हो कि कानून बनाना मजाक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सारे इश्यूज को साथ में लेके चलना होता है। तो उन्होंने चैलेंज करा कि आप खुद बना के दिखाओ, हम बार बार बना के ला रहे हैं तो आप प्रॉब्लम बताते जा रहे हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा 1925 में, ठीक है। 1928 में क्या हुआ, फरवरी में मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई, ठीक है। और पंडित मोतीलाल नेहरू उस कमेटी को उन्होंने हेड करा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और एक 6 महीने का लगभग टाइम हुआ और अक्टूबर 1928 तक 1928 तक एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसे बोला गया नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो फिर इसको रेटिफाई किया गया दिसंबर 1928 में ही कैलकाटा के सेशन में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसे बोला गया नेहरू रिपोर्ट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। तो हमें ये देखना है कि इन 1925 लॉर्ड बिरकिनहेड, ठीक है, चैलेंज्ड इंडियंस to frame constitution, Indians to frame constitution, ठीक है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा इंडियंस ने और एक नेहरू रिपोर्ट निकलकर सामने आई। नेहरू रिपोर्ट was the outcome in 1928 एंड पंडित मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू यहां पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये डेटा ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये प्रिपेयर करी थी नेहरू रिपोर्ट। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, रिपोर्ट वॉज रेटिफाइड इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इन दिसंबर 1928। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नेहरू रिपोर्ट को कब रेटिफाई किया गया या किस सेशन में रेटिफाई किया गया। तो दिसंबर 1928 में कैलकाटा सेशन में रेटिफाई किया गया। अब इसके फीचर्स क्या थे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी, तो इसमें एक तो पहली चीज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। फीचर्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड प्रोविंस। देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो भी लोग इलेक्ट होके जा रहे थे, ठीक है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो थे लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी। पावर्स किनके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, जो कि इलेक्ट होके नहीं जा रहे थे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी कुछ भी, मतलब लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं, जनता चुन के भेज रही है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं है, ठीक है। तो इंडियंस जो थे, जो भी इलेक्ट होके जाते थे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे बट विदाउट एनी पावर, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास पावर थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि किसी को जवाब ही नहीं देना। तो यहां पर बात हो रही थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो भी लोग इलेक्ट होके जाएं वो मिनिस्टर्स बने और जनता के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके पास पावर्स भी हो, ठीक है। पहला तो इसमें नेहरू रिपोर्ट में ये किया गया। उसके अलावा डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हो रही थी, डोमिनियन स्टेटस विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तो नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात करी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है यहाँ पर जैसे लोकसभा राज्यसभा है उस तरीके से हो, और चाहे टॉप में जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ब्रिटिश क्वीन ही हो चाहे तो, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो।
उसके अलावा तीसरा इसमें बोला गया कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसा कि हमने उसमें देखा था 1909 के मॉर्लिमिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1919 में उसके बाद सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 1932 में कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया था आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट का आउटकम ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडियंस को ना डिवाइड कर रहा है ऑन रिलीजियस लाइन या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो एक तो ये इसका आउटकम था, नेहरू रिपोर्ट जो भी निकल कर आई थी उसमें ये सारी चीजें थी। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें बात थी, सिटीजनशिप के बारे में इसमें बात थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें बात थी नेहरू रिपोर्ट में, सिटीजनशिप के बारे में बात थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो नेहरू रिपोर्ट में कवर करी थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके अलावा ये तो हमारा नेहरू रिपोर्ट थी। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं इंग्लैंड में। ठीक है, तो टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी। तो एग्जाम में एक तो क्या क्या आया है कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये दिसंबर 1930 और जनवरी 1931 पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, ऐसा भी एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये एक तो ध्यान रखना है। दूसरी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सितंबर से नवंबर 1931, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, आईएनसी पार्टिसिपेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड, महात्मा गांधी, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है कि महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत, मोबाइल ऐप का नाम है इक्वेशंस आईएएस, और उसमें आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे और पेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे क्या है एक मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे, आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये एक तो ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। और ऐसा भी एग्जाम में आया है कि शिप का नाम क्या था, जिस शिप में महात्मा गांधी यहां से इंग्लैंड गए थे, इंडिया से इंग्लैंड गए थे, तो शिप का नाम था एसएस राजपुताना। एसएस राजपुताना शिप का नाम ये है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। और इसमें जो है इंडियंस ने ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी, नवंबर दिसंबर में हुई थी ये। इंडियंस ने ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, ज़्यादातर लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि ये सब जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनका कुछ आउटकम निकल के आया नहीं। तो इंडियंस को लगा यार 2 मीटिंग में जा चुके हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, तीसरे में भी जाएंगे, कोई अंग्रेज सुनते तो है नहीं, टाइम की बर्बादी है। तो आईएनसी डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, वो भी सेकंड वाली। ठीक है, पहली या तीसरी अटेंड नहीं करी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा लीडर था जिसने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, वो है बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस।
ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बी आर अम्बेडकर ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करा था। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब तक के जितने भी एक्ट आए थे उन सब में लॉन्गेस्ट एक्ट था। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट एक्ट, अब तक के जितने भी एक्ट आए थे उन सारे एक्ट में लॉन्गेस्ट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसका एक आउटकम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। साइमन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1927 में और इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 1930 में। तो ये ध्यान रखना है, रिपोर्ट 1930 में सबमिट हुई है, 1927 में साइमन कमीशन आया था। ऑल वाइट कमीशन था जिसका काम था कि 1919 के जो एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, उसके लिए साइमन कमीशन बैठा था। साइमन कमीशन को वैसे 1929 में आना था, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल रीजन की वजह से 2 साल पहले इसको लेकर आया गया क्योंकि सरकार इंग्लैंड में बदल रही थी। ठीक है। तो 1927 में आ गया था और यहाँ पर इंडिया में आंदोलन भी चला था कि साइमन गो बैक, क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था। ऑल वाइट कमीशन का मतलब इस कमीशन में सारे अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस का कहना था कि हम डिमांड कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स का कि 1919 के एक्ट में कुछ चेंजेस की जाए और आपने जो कमीशन बनाया उसमें एक भी इंडियन को नहीं रखा, सारे अंग्रेज भरे पड़े, कोई तो इंडियन होता है, इसलिए साइमन गो बैक, ये आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है। तो इन सारी चीजों का आउटकम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, जो कि लॉन्गेस्ट जो है अब तक का एक्ट था। पहला, एक तो इसमें फीचर इसका ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करेगी, जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दी गई, ऑटोनॉमी की बात करी गई, मतलब पावर्स वगैरह दी गई। उसके अलावा ये हमने डिस्कस करा था कि डीआरकी जो है 1919 के उसमें प्रोविंसेस में डीआरकी इंट्रोड्यूस किया हुआ था। डीआरकी का मतलब हमने डिस्कस करा था कि सब्जेक्ट्स को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में जो भी डिसीजन होगा, जैसे जो भी वॉइसरॉय है वो डिसीजन लेने वाला है रिजर्व सब्जेक्ट में, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर डिसीजन लेते थे। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे, मतलब प्रोविंसेस में, मतलब वहाँ का जो गवर्नर है वो डिसाइड करता था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो कम इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनमें प्रोविंसेस का जो गवर्नर था वो डिसाइड कर रहा था विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो सेंटर ही डिसाइड कर रहा है, गवर्नर के थ्रू एग्जीक्यूशन हो रहा था। ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करी और डीआरकी वाज एबॉलिश्ड एट प्रोविंसेस। डीआरकी को एबॉलिश किया गया प्रोविंसेस में, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। ठीक है। इसमें भी फिर वही करा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड और ट्रांसफर। ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट में हमारे पास क्या था कि जो भी वॉइसरॉय था और उसके साथ +3 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो डिसाइड करने वाले हैं, और नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय। ठीक है। वो डिसाइड करने वाले हैं इन सब्जेक्ट्स में जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स, और कम इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स थे वहां पर वॉइसरॉय और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी इलेक्ट होके गए हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करने वाले हैं ये सारे के सारे मैटर्स। तो एक तो डीआरकी प्रोविंसेस में खत्म करी गई लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है। उसके अलावा जो एक हुआ करता था, जैसा कि आपको पता है कि 1958 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से वॉइसरॉय आया था। ठीक है। वॉइसरॉय इंडिया को गवर्न कर रहा था। ठीक है। और लेकिन वॉइसरॉय के ऊपर कौन होता था?
वॉइसरॉय के ऊपर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर था। मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, क्वीन थी टॉप में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब फिर वॉइसरॉय हुआ करता था। वॉइसरॉय ही डिसीजन ले रहा होता था, लेकिन ये वॉइसरॉय रिप्रेजेंट कर रहा होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये लंदन में बैठते थे और ये ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर था, ठीक है। इंडिया हाउस हुआ करता था लंदन में और 15 मेंबर होते थे और ये लंदन में बैठते थे, इंडिया में नहीं। तो ये लोग एक तरीके से इंडिया को गवर्न कर रहे थे थ्रू वॉइसरॉय। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला चक्कर था इंडिया हाउस, ये खत्म कर दिया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट and India House was abolished. India House was abolished. इसको abolish कर दिया गया। वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था 1935 के एक्ट में, इसको abolish कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा है, बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बायकैमरलिज्म was introduced in 6 out of 11 provinces। जो बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे वहां पर बायकैमरलिज्म, जैसे आज की डेट में प्रेजेंट में देखें इंडिया में जो 6 स्टेट हैं वो बायकैमरल स्टेट्स हैं। जैसे यूपी में विधानसभा विधान परिषद है, उत्तराखंड की बात करें केवल विधानसभा है, यूनिकैमरल है। तो बायकैमरल का मतलब है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा सेंटर में बायकैमरलिज्म है इंडिया में प्रेजेंट में, ठीक है। स्टेट में केवल 6 स्टेट में बायकैमरलिज्म है, बाकी सभी जगह यूनिकैमरलिज्म है, मतलब केवल विधानसभा है बाकी स्टेट में, ठीक है। यूपी में विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। महाराष्ट्र में विधानसभा विधान परिषद, बिहार में विधानसभा विधान परिषद, कर्नाटका में, ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा में, तो 6 स्टेट में विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके अलावा फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह सेपरेट की गई। फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट वर मेड। मतलब सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया कि किन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किन मामलों में प्रोविंसेस लॉ बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट किन मामलों में दोनों लॉ बना सकते हैं। और इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो फेडरल, जो सेंटर है, उसका लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा, ठीक है, अब तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।